क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ये फलन दिया गया है r से r में कि fx बराबर है 3 - 4x। पता करना है ये एकैकी है कि आच्छादक है या एकैकी और आच्छादक दोनों है। देखिए फलन दिया गया है एक f r से r में, डोमेन इसका r है और कोडोमेन भी r है और फलन दिया गया है 3 - 4x। अब देखिए एकैकी के लिए क्या करते हैं, fx1 ज्ञात करते हैं। fx1 कितना 3 - 4x1 और fx2 ज्ञात करते हैं। fx2 बराबर 3 - 4x2 और फिर fx1 बराबर fx2 करेंगे। यहां पर fx1 बराबर fx2 करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एकैकी होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 इक्वल टू -4x2 कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा x1 इक्वल टू x2। अतः फलन कैसा है, एकैकी है। अतः फलन एकैकी। अब आच्छादक देख लीजिए। आच्छादक के लिए क्या करते हैं कि fx को y मान लेते हैं और x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ये वाला है कि डोमेन में है कि नहीं है। ठीक, आप क्या करेंगे, fx को y मान के x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो यहां से fx बराबर मानेंगे y, तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा 3 - 4x। अब इससे हम x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो 4x को इधर ले आएंगे, 4x इक्वल टू 3 - y, तो x इक्वल टू आएगा 3 - y/4। और देखिए ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अगर अंडर रूट कहीं पे चढ़ा होता है इस पे तो कोई जरूरी नहीं था कि रियल नंबर होता, लेकिन ये तो वास्तविक संख्या तो होगी। तो x बिलोंग्स टू r है और x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, डोमेन इसका r दिया गया है। ठीक, अगर ऐसा आ जाए फिर x का मान fx में रखते हैं और fx बराबर y आ जाना चाहिए। तो fx बराबर क्या आएगा 3 - 4x, x का मान 3 - y/4, 4 और 4 कैंसिल, बचेगा 3 - 3 + y, ये कैंसिल हो जाएगा। fx बराबर क्या आएगा y। अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। इस प्रकार से एक फलन जो r से r पे दिया गया है fx बराबर 3 - 4x, ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। 7 का सेकंड पार्ट f r से r में फलन दिया गया है और fx दिया गया है 1 + x का। तो यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर, और fx का मान y मानेंगे, y भी रियल नंबर है। fx बराबर y, तो y भी रियल नंबर होना चाहिए और x भी रियल नंबर होना चाहिए। डोमेन भी इसका रियल है और कोडोमेन भी रियल है। अब क्या करेंगे, एकैकी के लिए fx1 निकालेंगे, fx2 निकालेंगे। fx1 बराबर fx2 करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एकैकी होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, fx1 होगा 1 + x1²। fx2 निकालेंगे, fx2 हो जाएगा 1 + x2²। फिर fx1 बराबर fx2 करेंगे। ऐसा करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाए अर्थात 1 + x1² बराबर हो जाएगा 1 + x2², 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x1² बराबर हो जाएगा x2²। अब ध्यान दीजिए, क्या x1² बराबर x2² होने पर x1 बराबर x2 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पे -1 रख दो और यहाँ पे +1 रख दो, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और +1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो इसका मतलब x1² बराबर x2² तो है, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है। x1 बराबर क्या होगा, x1 बराबर हो जाएगा +- x2, ऐसा होगा। इससे क्या पता चला, x1 नॉट इक्वल टू x2, ऐसा हुआ। भाई रियल नंबर अगर है तो यहाँ पे प्लस में भी दिया जा सकता है, माइनस में भी दिया जा सकता है। अगर n to n होता तो प्लस माइनस नहीं लेते। ठीक,
अतः फलन कैसा? अतः फलन एकैकी नहीं है। अतः फलन एकैकी नहीं है। अब आच्छादक देख लीजिए। आच्छादक के लिए क्या करते हैं? fx को y मान लेते हैं और x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। और x कहां होना चाहिए? इस डोमेन में होना चाहिए। अगर x डोमेन में नहीं है तो वहीं से कह देंगे आच्छादक नहीं। तो यहां पे देखिए fx को y मान लेंगे, fx बराबर y मान लीजिए, ये माना fx बराबर y। तो y का मान यहाँ पे y रख दीजिए fx, तो y बराबर 1 प्लस x स्क्वायर। जब fx बराबर y मानकर y बराबर फलन लिखते हैं तब x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। अब वो वाला x देखते हैं क्या इस वाले में है, डोमेन में है। तो यहाँ पे देखिए y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, या x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट y माइनस 1। अगर y का मान हम रियल नंबर रखें, रियल नंबर 0 भी होता है, रियल नंबर 1 भी होता है, रियल नंबर 2 भी होता है, रियल नंबर -1 भी होता है। अगर y का मान 0 रख दें तो अंडर रूट -1 आ जाएगा। अंडर रूट -1 वास्तविक संख्या नहीं है। y का मान -2 रखते हैं, -3 आ जाएगा, ये भी वास्तविक संख्या नहीं है। अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, अरे अंडर रूट में माइनस वाली जितनी भी संख्या होंगी वो कोई भी संख्या वास्तविक नहीं होगी। तो इसका मतलब x रियल नंबर नहीं आ रहा, और होना क्या चाहिए था? x रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर में नहीं है। अतः फलन y तो है, y अगर रियल नंबर रखें तो x रियल नंबर नहीं आएगा। अतः फलन आच्छादक नहीं है, अर्थात फलन न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। देखिए एक फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में दिया गया है, n to n एक फलन दिया गया है, fn बराबर ऐसा है। ठीक, पता करना कि ये एकैकी है या आच्छादक है या दोनों है या कोई नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे फलन ऐसा दिया गया कि fn n+1/2 कब होगा? जब n विषम है। अगर n का मान 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा कुछ रखें तो ये फलन लिया जाएगा। और f का मान अगर हम ये रखें 2, 4, 6 ऐसा कुछ रखें, ठीक, तो ये लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसका मान निकालें f1 का मान निकालें तो यहाँ पे फलन कौन सा लिया जाएगा? ये वाला। f1 क्या आएगा? 1 + 1/2 अर्थात 2/2 = 1। f1 बराबर क्या आएगा? अब f2 अगर हम निकालें, f2, अब f2 में अगर x बराबर 2 ले रहे हैं तो फलन कौन सा लिया जाएगा? ये वाला। तो f2 बराबर कितना हो जाएगा? 2/2 = 1। देखो f1 बराबर f2 है, देखो f1 बराबर f2, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 नॉट इक्वल टू। देखो fx1 बराबर fx2 है, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है। अतः फलन एकैकी नहीं होगा। अतः फलन एकैकी नहीं होगा। अब देख लेते हैं, नेचुरल नंबर अगर रखते हैं यहाँ पे तो क्या सभी वैल्यू आएंगे? यहाँ पे n अगर हम विषम ले रहे हैं, f1 का मान क्या आएगा? f1 का मान 1 आएगा, f2 का मान भी 1 आएगा, f3 का मान कितना आएगा? f3 का मान आएगा 2, और f4 का मान वो भी 2 आएगा। ठीक, और f5 का मान 3 आएगा, और यहाँ पे f5 का मान 3 आएगा, नहीं f6 का मान 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए f1 निकाले, f2 निकाले, f3 निकाले, सभी मान आ रहे हैं यहाँ पे। देखो अगर हम f1 निकालें तो f1 का मान कितना आ जाएगा? 1। f2 निकालें, इसका मान भी 1 आएगा। f3 निकालें, f3 का मान कितना? 2 आएगा। f4 का मान क्या आएगा? 2 आएगा। f5 का मान 3 आएगा, f6 का मान 3 आएगा। तो यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर आते चले जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ठीक,
तो यहाँ पे जो कोडोमेन है, कोडोमेन इसका कितना रहेगा, कोडोमेन नेचुरल नंबर है और इसकी रेंज भी नेचुरल नंबर ही आएगी। अगर यहाँ पे हम नेचुरल नंबर रखते हैं, n के स्थान पर नेचुरल नंबर रखते हैं n, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखिए तो सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे इसमें। ऐसे तो है नहीं कि कोई छूट जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, सभी नेचुरल नंबर इसमें आते चले जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर परिसर जो है, परिसर इसका 1 2 3 4 5 यही तो आएगा। परिसर जो है वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आएगा और इसका कोडोमेन वो नेचुरल नंबर है, परिसर भी नेचुरल नंबर आएगा। तो परिसर बराबर क्या है, कोडोमेन। यहाँ पे परिसर बराबर है सहपनांक, अतः फलन आच्छादक है। अब देखिए बात करते हैं फलनों के संयोजन की। ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया कि यहां से मल्लावा से किसी को मद्रास जाना है, तो मल्लावा से मद्रास जाने का कोई सीधा साधन नहीं है। इसके लिए पहले मल्लावा से वो किधर जाएगा, कानपुर, मल्लावा से जाएगा कानपुर और फिर कानपुर से फिर मद्रास जाएगा। हमें जाना क्या था, यहाँ पे मल्लावा से मद्रास जाना था, लेकिन कानपुर हमारे रास्ते में नहीं था। हमारा टारगेट क्या था, मद्रास पहुंचना। लेकिन क्योंकि मल्लावा से मद्रास जाने का कोई सीधा साधन नहीं था, तो इसलिए पहले हमें मल्लावा से कानपुर पहुंचना पड़ेगा, फिर कानपुर से कोई ट्रेन पकड़ के मद्रास पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से यहां तक एक फलन f, माने ये a है, ये b है और ये c है। तो यहां से यहां तक एक फलन है f a से b, f a से b एक फलन ये हो गया, और f b से c, b से c दूसरा फलन हो गया। f दूसरा फलन g मान लीजिए, g b से c दूसरा फलन हो गया, g सदैव b टू c। अब हमें क्या लाना है, यहां से यहां तक जाना है, तो ये वाला फलन हो गया g o f a टू। देखो हमें a से c तक पहुंचना था, लेकिन a से c तक पहुंचने में कोई साधन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले a से b तक जाएंगे, फिर b से c तक जाएंगे। ठीक, a से b तक एक फलन है f a टू b, b से c तक एक फलन है g b टू c। तो a से c तक का फलन क्या हो जाएगा, g o f a टू c। और इसको लिखा कैसे जाता है, g o f a टू c को लिखा जाता है g o f x, या इसको लिखा जाता है g f x। g o f x का मतलब होता है g f x, और फिर इसमें f x की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब समझ लीजिए कि फलनों का संयोजन क्या होगा, कि मान लिया कोई फलन f a से b तथा g b से c दिए गए, ये दो फलन है, एक f a से b और एक g b से c, ये दो फलन दिए गए हैं। तब f और g का जो संयोजन होगा, दो फलनों का संयोजन दिया जाएगा, यहाँ पे f और g का संयोजन g o f से निरूपित होता है। f और g का संयोजन g o f से निरूपित होता है और इसको g o f a टू c द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और g o f a टू c होगा क्या, ये होगा g o f x या g f x, और यहाँ पे x क्या होगा, x बिलोंग्स टू a होगा। तो फलनों का संयोजन किससे प्रदर्शित करते हैं, g o f से या f o g। अगर g o f और f o g बराबर आ जाते हैं तो फलन क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रमणीय, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाते हैं अगर g o f और f o g बराबर हो जाते हैं। तो ये याद कर लीजिए, फलनों के संयोजन की परिभाषा क्या होती है, अगर f a से b और g b से c दो फलन है, तब f और g का संयोजन
GOF से निरूपित होता है और इसको GOF A to C इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और GOFX होगा क्या, GOFX को ऐसे लिखते हैं GFX। यहाँ पे fx का मान जो भी दिया जाता रहता है फलन वो रख देते हैं और फिर उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। देखिए एक फलन fx बराबर cos x दिया गया है और दूसरा फलन gx बराबर x स्क्वायर दिया गया है और हमें GOF ज्ञात करना है और FOG ज्ञात करना है। तो देखिए अभी बताया गया था जब फलनों का संयोजन बताया गया हमने बताया GOF को क्या लिखा जाता है GFX, GOF को लिखते हैं GFX। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है GX तो लिखा है, यहाँ पे fx क्या है x है, तो यहाँ पे x जहां जहां पर gx में x होगा वहां वहां क्या रख दिया जाएगा fx रख दिया जाएगा। और fx है क्या, fx है cos x, तो यहाँ पे fx के स्थान पे क्या रख देंगे cos x, तो ये हो जाएगा g cos x। ऐसा हो गया। देखो GOF को लिख सकते हैं GFX, GOF का मतलब होता है GOFX अर्थात GFX। अब fx का यहाँ पे मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा g cos x। अब ये क्या लिखा है gx ही तो लिखा है, gx में जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा cos x और gx है क्या x स्क्वायर, तो इस x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर अर्थात cos स्क्वायर x। GOFX आया है cos स्क्वायर x। अब निकालें FOG। FOG का मतलब क्या होता है FGX, FOG का मतलब हो जाएगा FGX। अब यहाँ पे GX का मान रखिए, GX का मान क्या है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा FX स्क्वायर। अब ये fx हो गया, fx में जहां जहां x होगा वहां वहां x स्क्वायर रख देंगे। fx है क्या cos x, cos x में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा cos x के स्थान पर रखेंगे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो देखिए GOF क्या है cos स्क्वायर x और FOG क्या है cos x स्क्वायर, तो यहाँ पे GOF नॉट इक्वल टू FOG। अगर ये बराबर आ जाए तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक, वैसे ये बराबर नहीं आएंगे इससे, और बराबर तभी आएंगे जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। देखिए एक फलन fx2y इस प्रकार दिया, f 2 3 4 5 इसका ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक, इसका ये g का डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, ऐसे कुछ फलन दिए गए हैं और हमें GOF ज्ञात करना है। एक फलन gx दिया गया है, एक gy दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे फलन f2 है कितना x बराबर 2 पर फलन का मान कितना 3 है, देखो f2 बराबर कितना 3। ऐसे f3 देखें तो f3 बराबर कितना है x बराबर 3 पर फलन का मान 4 है, f3 बराबर 4 है। इसी प्रकार से f4 देखें x बराबर 4 पर फलन का मान कितना है 5 है, f4 बराबर 5 है। इसी प्रकार से f5 देखें, f5 बराबर कितना है 9 है, x बराबर 5 पर फलन का मान कितना है 9 है। इसके बाद में ये देखेंगे G3 बराबर कितना है 7 और यहाँ पे G4 बराबर 11। देखिए ये GOF ज्ञात करना है, G2 G3 F2 F3 F4 F5 के मान निकल भी आएंगे और ना ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि F2 बराबर इतना है, F3 बराबर इतना, F4 बराबर इतना, F5 बराबर इतना, और साथ ही क्वेश्चन में भी दिया गया है कि G3 बराबर G4 बराबर 7 है और G5 बराबर G9 बराबर 11 है, ठीक। तो हमें GOF निकालना है, तो GOF यहाँ पे GOFX चाहिए और x बिलोंग्स टू क्या होगा A होगा, तो यहाँ पे A क्या है ये, तो हमें क्या क्या निकालना है GOF2 निकालना है, F3 निकालना है, GOF4 निकालना है, GOF5 निकालना है। GOFX जो होता है उसमें x बिलोंग्स टू A होता है, ठीक। तो यहां से ध्यान दीजिए हमें निकालना है GOFX, ये चाहिए हमको। तो पहला हम निकालेंगे GOF2, देखो ये वाले देखेंगे। GOFX का मतलब जब
जी का जब GOF निकालते हैं तो यहाँ पे GOFX में x बिलोंग्स टू A होता है, तो डोमेन हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो GOF2 को हम लिख सकते हैं GF2, और F2 का मान हमें पता है, F2 का मान क्या है 3, तो G का हो जाएगा G3, और G3 का मान दिया गया, G3 का मान है कितना 7, तो GOF2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से निकालेंगे GOF3 निकालेंगे, हमें डोमेन जो है ये रखना है, तो अब निकालेंगे GOF3 का मतलब GF3, और F3 का मान पता हमको, F3 का मान कितना 4, जी का G4, और G4 का मान पता हमको, G4 का मान कितना है 7, तो G4 बराबर 7। उसी प्रकार से हम निकालेंगे GOF4 का मतलब हो जाएगा F4 का मान हमको पता है, F4 का मान है 5, तो ये है G5, और G5 का मान दिया गया है, G5 का मान कितना है 11, तो ये बराबर कितना देगा 11। अब हमें निकाला है GOF5 का मतलब हो जाएगा GOF5, इसका मतलब हो जाएगा GF5, और F5 का मान दिया गया, F5 का मान कितना है 9, तो ये क्या हो जाएगा G9, और G9 का मान हमको पता है, G9 का मान कितना है 11। इस प्रकार से GOFX ज्ञात हो जाएगा। GOFX का मतलब ये GOF कहां से कहां तक, GOF और X अगर हम लेंगे तो कौन से हो जाएंगे 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 7 7 11, तो GOF कितना आ जाएगा, GOF आएगा 7, 11। इस प्रकार से एक फलन GOF पता चल जाएगा। GOFX अगर निकालेंगे तो इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से लिखे कि 2 किसके साथ संबंधित है, 7 से 2 का 7, और 3 किससे संबंधित है 7 से, और 4 किससे संबंधित है 11 से, और 5 किससे संबंधित है 11 से। इस प्रकार से GOF क्या हो जाएगा, GOF क्या हो जाएगा 2 का 7, 3 का 7, 4 का 11 और 5 का 11। देखिए बात करते हैं व्युत्क्रमणीय फलन कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है। देखिए हम व्युत्क्रम पढ़ चुके हैं। व्युत्क्रम क्या होता है, अगर R बराबर A, B, B, C, C, D हो तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता है B, A, C, B, B, C, इस प्रकार से। तो यहाँ पे फलन का व्युत्क्रम देखिए कि अगर कोई फलन x से y में व्युत्क्रमणीय है या व्युत्क्रमणीय कहलाएगा जब एक फलन y से x में इस प्रकार है कि GOFX बराबर IX और FOGY बराबर IY। यहाँ पे FOG का मतलब FOGY, G अगर है तो GY, F है तो FX। तो यहाँ पे देखिए एक फलन fx से y में व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा, जब एक फलन gy से x का अस्तित्व इस प्रकार से है कि GOF बराबर IX और FOG बराबर IY, तब G को F का इनवर्स कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे FOG निकाला, GOF निकाला, अगर FOG बराबर IX आ जाए और FOG बराबर आ जाए IY और GOF बराबर IX आ जाए तो कह देंगे कि GF का प्रतिलोम है या FG का प्रतिलोम है। और दूसरा तरीका यह भी है कि यदि F व्युत्क्रमणीय फलन है तब उस कंडीशन में F एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। अगर कहीं हमें सिद्ध करने को आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो हम क्या करें, उसको एकैकी सिद्ध कर दें और आच्छादक सिद्ध कर दें। अगर फलन एकैकी और आच्छादक है तो फलन कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो इसका उल्टा भी है कि अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो वो एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। अर्थात अगर फलन का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है तो इसका मतलब वो एकैकी और आच्छादक है। और इसका उल्टा कि अगर हम लोग एकैकी आच्छादक सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना है कि व्युत्क्रमणीय है, तो हम क्या करेंगे, फलन को एकैकी और आच्छादक सिद्ध कर देंगे।
अगर फलन एकैकी और आच्छादक हो जाता है तो फलन व्युत्क्रमणी होगा। किसी फलन को ये सिद्ध करना है कि फलन व्युत्क्रमणी है तो फलन को एकैकी सिद्ध कर लें और आच्छादक सिद्ध कर लें तो सिद्ध हो जाएगा फलन व्युत्क्रमणी है। वरना ऐसे फलन fx दिया जाए, gx दिया जाए तो हम क्या करेंगे, gofx निकालेंगे, yx आ जाना चाहिए, fogy निकालेंगे तो iy आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तब भी fg का व्युत्क्रम या gf का व्युत्क्रम कहलाएगा।